पाबूजी का जन्म कोलूमंड गांव में, जो जोधपुर रियासत में पड़ता है, यहाँ हुआ था। पाबूजी के पिताजी का नाम था धांधल। मारवाड़ में एक राजा था जिसका नाम था धुवड़। धुवड़ का जो छोटा भाई था वो धांधल था। इसका मतलब पाबूजी राजकुमार है, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। पाबूजी की जो मम्मी थी, मम्मी का नाम था कमला दे। यहाँ जो ये दे है, इसका मतलब होता है देवी। देवी को अपन पूरा ना लिखकर लिखते हैं दे, इसलिए उसका नाम पड़ा कमला दे। इसकी जो पत्नी थी उसका नाम था फूलम दे या फिर सुप्यार दे। कई कहानी और कविताओं में इनका नाम सुप्यार दे देखने को मिलता है। अब कई स्टूडेंट आकर मुझसे पूछते हैं कि फूलम दे या फिर सुप्यार दे। फिर मैं उनको कहती हूँ कि तुम दोनों याद रखना। अब उनका अगला सवाल कि दोनों ऑप्शन में आ गए तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि किसी को भी कर देना, दोनों ही सही है। अब उनका अगला सवाल कि आपके हिसाब से कौन सा ज़्यादा सही है। फिर मैं कहती हूँ कि यार नाम तो फूलम दे ही रहा होगा, लेकिन पाबूजी ने गीत गाया होगा, दे दे प्यार दे, अच्छा प्यार दे, सुप्यार दे, इसलिए नाम पड़ गया सुप्यार दे। पाबूजी के पास जो घोड़ी थी उसका नाम था केसर कालमी। और पाबूजी के दो भेल जाति के खास दोस्त चांदा और डामा थे। ये गुजरात से आए थे। गुजरात का राजा इनको मारना चाहता था, लेकिन ये पाबूजी के पास शरण लेते हैं और फिर उसके बाद पाबूजी के पास ही रहने लगते हैं। तो पाबूजी के दो खास दोस्त कौन थे? चांदा और डामा। पाबूजी के बारे में एक ऐसी कहानी है कि पाबूजी की जो ओरिजिनल जो मम्मी थी वो परी थी। पापा वाली परी नहीं, जो आसमान में जो परियां रहती हैं उनकी बात कर रहे हैं। परियों के बारे में कहा जाता है कि वे धरती पर घूमने के लिए आती है, लेकिन उनके साथ समस्या क्या है कि अगर उनको धरती पर कोई देख ले तो वे वापस नहीं जा पाती। इसलिए वे रात को घूमने के लिए आती है और नाइट वॉक करके अपने चली जाती है, क्योंकि रात को सब सो जाते हैं। अब एक बार एक परी का गलती से हेलीकॉप्टर लैंड कर गया जोधपुर में। उतरना कहीं ढंग की जगह होगा, जोधपुर में तो क्यों आते। अब यहाँ पड़े अपने भयंकर गर्मी, परी को गर्मी लगने लगी। अब जहाँ परी उतरे थे वहाँ उसने देखा कि पास में एक तालाब था, तो परी उस तालाब में नहाने लगती है। अब उसी रास्ते से तभी धांधल जी अपने घोड़े के साथ गुजर रहे। उसके घोड़े को प्यास लगती है तो फिर वो भी तालाब की तरफ जाता है। अब धांधल ने देखा कि कोई महिला तालाब के अंदर नहा रही है। वो महिला परी थी। अब जब परी ने धांधल को देखा तो कहती है कि मैं ये तो नहीं जानती कि तू है कौन, लेकिन जो भी है धांधली कर रहा है। और इससे भी बुरी बात ये है कि तूने मुझे देख लिया, इसलिए अब मैं वापस नहीं जा सकती, मेरी शक्ति समाप्त हो गई। तब धांधल कहते हैं कि किसने कहा है कि वापस जाना है। और धांधल लगभग घुटनों के बल बैठकर कहते हैं, विल यू मैरी मी, मुझसे शादी करोगी। अब परी के पास कोई दूसरा चांस तो था नहीं। फिर वो कहती है, ठीक है मैं शादी कर लूँगी, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। धांधल ने पूछा, बताओ तुम्हारी शर्तें क्या है। वो कहती है कि पहली शर्त ये है कि शादी के बाद मेरा जो महल है वो अलग से होना चाहिए। अब धांधल जी धुवड़ के भाई थे, तो राजा के लिए कोई महल बनाना कोई बड़ी बात थी नहीं। बोले ठीक है, अगली शर्त।
फिर वो कहती है कि मेरे महल में मेरी बिना परमिशन के कोई नहीं आना चाहिए, तुम भी नहीं। बोला ठीक है। अब परी की शादी धांधल के साथ होती है और जैसे जैसे समय गुजरता है परी के एक बेटा होता है जिसका नाम था पाबू। पाबू के बारे में कहा जाता है कि अपने राजस्थान में जितने भी लोक देवता थे इन सब में बेहद सुंदर पाबू थे। मम्मी पर चले गए, पापा पर जाते तो क्या ही सुंदर होते। परी सुंदर थी तो पाबू बेहद सुंदर थे। अब एक दिन क्या हुआ कि धांधल ने सोच विचार किया कि क्या रे यार, महल में जाओ पूछ के जाना पड़ता है और आज मैं बिना पूछे जाऊंगा, देखूँ तो सही ऐसा क्या है महल में। और धांधल बिना पूछे महल के अंदर आ गया। तो धांधल ने देखा कि एक शेरनी बैठी और पाबू उसका दूध पी रहा। अब पाबू सोच में कि यार ये तो गजब समस्या है। अब जब शेरनी ने धांधल को देखा तो उसने अपना वापस रूप चेंज किया और वो परी के वेश में आई और उसने कहा कि इसी दिन के लिए मैंने मना किया था, मैं परी हूँ, मेरे में ये शक्ति है कि मैं अपना रूप चेंज कर सकती हूँ, लेकिन आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं अपने वापस जाऊँगी। अब धांधल उसको समझाते हैं कि मत जाओ, रुक जाओ, लेकिन परी नहीं मानती है और परी वापस जाने लगती है। लेकिन जैसे ही परी वापस जाती है तो वो धांधल से कहती है कि एक माँ की इच्छा होती है कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाकर बड़ा करे। अब मैंने इसको दूध पिलाकर तो बड़ा कर दिया है, लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी इच्छा होती है कि वो उसको अपने पीठ और कंधों पर खिलाए, लेकिन अब मैं तो जा रही हूँ, अब तू जाने और तेरा काम जाने। परी चली जाती है। अब धांधल जी के एक और रानी थे जिसका नाम था कमला दे। वो कमला दे से कहते हैं कि अब पाबू का पालन पोषण तू करेगी। तो पाबू को पाल पोस कर किसने बड़ा किया था? कमला दे ने। अब पाबू जी बड़े होते हैं और पाबू जी की सगाई अमरकोट में, अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है, अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की राजकुमारी सुप्यारदे के साथ की जाती है। अब जब पाबू जी ब्याह करने के लिए जाते हैं तो पाबू जी बिल्कुल दूल्हे की वेशभूषा में तैयार, शेरवानी पहन के, सिर पे साफा, तुर्रा, कलंगी, एंटीना वगैरह लगाकर तैयार, और साथ में जो उसके खास दोस्त चांदा और डामा जोधपुरी कोट पैंट में रेडी। और पाबू जी बेहद सुंदर लगे, कुछ तो पहले से ही बेहद सुंदर थे। अब जब दूल्हे की वेशभूषा में, सैनिक वेशभूषा में तैयार हुए तो और फुटने लगे। तब चांदा डामा ने कहा कि पाबू जी वैसे तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो, लेकिन यार हमारे पास घोड़ी अच्छी नहीं है, अगर घोड़ी अच्छी मिल जाए तो मज़े आ जाए। तब पाबू कहता है कि यार अब अपने पास जो घोड़ी है वो ही लेके जानी पड़ेगी, अब अचानक से अच्छी घोड़ी तो कहाँ से लेके आए। तब चांदा डामा कहते हैं कि अपने गांव में एक महिला है देवल, महिला का नाम क्या था? देवल, कि देवल के पास घोड़ी है जिसका नाम था केसर कालमी, कि अगर देवल अपनी केसर कालमी दे दे तो पाबू जी मज़े हो जाए। तो पाबू ने कहा कि भाई तुम जाओ, अगर वो दे दे तो। चांदा डामा उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि हे देवल माँ, पाबू का आज ब्याह है और अगर तू अपनी केसर काल में दे दे तो पाबू जी बेहद सुंदर लगेंगे, अपने मारवाड़ की लाज रह जाएगी। तब देवल ने कहा कि पाबू जी जैसे राजकुमार को तो मना कैसे किया जाए, लेकिन मेरे साथ समस्या है कि मेरे पास खूब सारी गायें हैं और मेरा जो ग्वाला है वो जब गायों को चराने के लिए जाता है तो वो केसर कालमी पर बैठ के जाता है। पहले क्या है कि गायों की लूटपाट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। पहले गाय गोधन था, कभी आपने नहीं सुना होगा कि भैंस धन, बकरी धन, लेकिन गाय उस समय गोधन था।
तब देवल कहती है कि कल को खुदा ने खास्ता मेरी गायों को लुटेरे लूट के ले गए, अब इनके साथ में अगर घुड़सवार हुआ तो कम से कम गांव में जल्दी से आकर बता तो देगा, जिससे गांव की सेना जाएगी और लुटेरे से मेरी गाय छुड़ा के लेके आएगी। लेकिन अगर केसर काल में नहीं होगी इसके पास तो ये बेचारा पैदल पैदल आएगा, और जब तक ये गांव में आकर बताएगा तब तक तो पता नहीं लुटेरे कहाँ से कहाँ लूट के ले जाए गायों को। इसलिए प्लीज़ सॉरी चांदा और डामा, मैं तुम्हें अपनी केसर काल में नहीं दे सकती। अब चांदा और डामा गए पाबू के पास और पाबू से कहा कि पाबू, देवल ने वैसे तो मना कर दिया, लेकिन हमें लगता है कि अगर तू खुद जाकर बात करें तो शायद देवल अपनी केसर काल में दे दे, क्योंकि आपके प्रति उसका सॉफ्ट कॉर्नर ही था। बाबूजी अब जाते हैं देवल के पास और कहते हैं कि हे माँ देवल, मेरे को बस ब्याह के लिए घोड़ी दिखा दे, और जैसे ही मैं बारात से वापस आऊँगा घोड़ी छोड़ जाऊँगा यहाँ। तब देवल ने मुस्कुराकर कहा कि बाबू, बारात जाने में कितना टाइम लगता है और बारात वापस आने में कितना टाइम लगता है, ये तू भी अच्छी तरह जानता है और मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ। क्योंकि पहले क्या है कि बारात महीनों महीनों रुक जाती, और राजा महाराजों की तो बारात अक्सर रुका करती थी, सामान्य बात थी। तब बाबू उसको कहते हैं कि देवल, मैं आपको वचन देता हूँ, आप तो बस मेरे पास समाचार भिजवा देना। जैसे ही आपकी गायों की लूटपाट हो, मेरे पास बस समाचार भिजवा देना, और अगर मुझे रास्ते में समाचार मिला तो मैं रास्ते से वापस आऊँगा, और अगर मैं 10 किलोमीटर पहुँच गया तब मुझे समाचार मिला तो भी मैं वापस आऊँगा, और अगर मैं अमरकोट पहुँचकर तोरण मार रहा हूँ और तब मुझे न्यूज़ मिलती है तो मैं बिना तोरण मारे वापस आऊँगा। और इतना ही नहीं, और कहते हैं कि अगर मैं फेरे ले रहा हूँ और तब मुझे पता चलता है कि गायों की लूटपाट हो गई है तो मैं बिना फेरे लिए वापस आऊँगा। यानी कि मैं किसी भी सूरत में तेरी गाय बचाने के लिए ज़रूर आऊँगा। अब देवल ने भी सोचा कि यार, जब कोई आदमी इतना विश्वास दिलाए तो उसने अपनी घोड़ी दे दी। बाबूजी घोड़ी लेकर आते हैं। अब जब बाबूजी केसर कालमी पर बैठते हैं तो बेहद सुंदर लगे, क्योंकि एक तो बाबूजी बेहद सुंदर, ऊपर से केसर कालमी बेहद सुंदर। तब चांदा और डामा कहते हैं कि आज तो बाबू अमरकोट के छज्जे टूट जाएंगे। पहले क्या था, पहले अपने रिवाज था कि जब बारात गांव में आती तो महिलाएं छतों पर चढ़ जाती, और जो हवेलियों के जो आगे छज्जे निकले होते हैं तो भीड़ इतनी बढ़ जाती कि भीड़ छज्जे पर आ जाती। अब छज्जे बेचारे इतने भार झेल नहीं पाते, छज्जे टूट जाते, तो वो कहते हैं कि आज तो अमरकोट के छज्जे टूट जाएंगे। बाबू अमरकोट पहुंचते हैं और अपनी घोड़ी को खूब नचाते हैं, और आसपास वालों ने खूब तालियां बजाई कि ऐसी घोड़ी तो हमने पहले कभी देखी नहीं। और पीछे से किसी ने कहा कि हमारी तो ये ऐसी घोड़ी है कि तुम्हारे घोड़ों को भी पीछे छोड़ देगी। अब अमरकोट वालों को बुरा लगा। अब अमरकोट वालों ने क्या किया कि एक घोड़े को पकड़ के लेके आए और बाबू से कहा कि अब दौड़ा तेरी केसर कालमी को। अब बाबू ने कहा कि यार, अब तो कैसे दौड़ाएं, हमारी घोड़ी को रेस्ट करने दो, हमारी घोड़ी इतने किलोमीटर चल के आई है, अब दौड़ाओगे तो सीधी सी बात है तुम्हारा घोड़ा जीतेगा, इसलिए हम अब नहीं दौड़ा सकते। अब अमरकोट वालों ने कहा, क्यों नहीं कहते बाबू कि तू डर गया और तेरी घोड़ी दौड़ नहीं सकती। अब बाबू कहते हैं कि कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरा ईगो हर्ट नहीं कर सकते, और बाबू अपनी केसर कालमी को दौड़ाते हैं।
और केसर काल में उस घोड़े को पीछे छोड़ देती है। लोगों ने इतनी तालियां बजाई और लोग कहते हैं कि केसर काल में थकी हुई थी, उसके बावजूद घोड़े को पीछे छोड़ देती है। अब अमरकोट वालों को और बुरा लगे। अब अमरकोट वालों ने क्या किया कि तोरण बहुत ऊंचा बांध दिया। तोरण मारना समझते हो आप? और पहले तो क्या होता था कि जब राजकुमारी की जब शादी करते तो 4 राजकुमार आते ब्याह करने के लिए, तो तोरण बहुत ऊंचा बांधते और कहते कि जो तोरण मार देगा उससे राजकुमारी का ब्याह होगा। फिर जो तोरण मार देता वो राजकुमारी से ब्याह करता। आप जब हिंदी पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे कि तोरण मारना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है शक्ति प्रदर्शन करना। तो अमरकोट वालों ने तोरण बहुत ऊंचा बांध दिया। अब पाबू भी देखे कि यार तोरण वाक्य में है तो ऊंचा। अब अमरकोट वाले पाबू की तरफ देख के कहें कि हाल है। अब पाबू बेचारा सोच विचार में और उसने केसर कालमी के ऊपर हाथ फेरा और कहा कि हे केसर, आज मत ना दीजो थारो म्हारो पोत, मत ना लजायो राठौड़ाड़ी जातड़ी। पोत का मतलब होता है भेद देना, कि हे केसर आज तेरा मेरा भेद मत दे देना। और आज जो ये राठौड़ों की बारात आई है इसकी लाज रख लेना। आज तो बस तू जैसे तैसे करके ये तोरण मार दे। तब केसर ने सिर हिलाया कि तू चिंता मत कर, इसको तो मैं एक बार में ही मार दूंगी। अब वो तोरण को एक ही सूरत में मारा जा सकता था कि केसर अपने दोनों पैरों के बल सीधी खड़ी हो जाए। अब पाबू के पास जो एक लड़का ढोल बजा रहा था उससे पाबू कहते हैं कि ढोली छोरा तू तो मदरो ढोल बजा। मदरो का मतलब होता है हड़का बजाता है। तेरे ढोल के धमाके मेरी केसर घोड़ी नाचड़ी, कि तेरे ढोल के धमाके से मेरी केसर नाचेगी। और जब केसर नाचती है ज़ोर से तो पाबू एकदम से उसकी लगाम खींचते हैं और घोड़ी अपने दोनों पैर हवा में उछालती है और तोरण मारती है। और कहते हैं कि केसर अपने दोनों पैरों को जो गढ़ का जो कंगूरे थे उन पर लगा देती है और वापस से जब नीचे आती है तो गढ़ की ईंटें उखाड़ के लेकर आती है। अब बाबूजी ने अमरकोट वालों की तरफ देख के कहा कि हाल है। अब मैंने जहाँ ये कहानी पढ़ी तो उसमें था कि जो फूलमदे की जो सहेलियाँ थी वो देखकर ये जड़ गई। और जब फूलमदे के पास ये समाचार पहुंचा, फूलमदे के ही चर्चे, तो फूलमदे बड़ी प्रफुल्लित हुई। खुश तो हो गई कि उसके पति ने इतना ऊंचा तोरण मारा है। अब बाबूजी फेरे लेने लगते हैं। बाबूजी ने इतने 3 ही फेरे लिए थे और तभी देवल बाल बिखेरे हुए गालियाँ निकालते हुए और बाबू से कहे कि तूने तो कहा था कि मैं किसी भी हाल में तेरी गायों को बचाने के लिए आऊँगा और तू यहाँ आराम से फेरे ले रहा है। फिर बाबू ने कहा कि देवल ये तो बता कौन लेके गया है। फिर देवल कहती है कि जिंदराव खिच्ची। जिंदराव खिच्ची जायल का राजा था। जायल पड़ता है नागौर में, कि मेरी गायों को जिंदराव खिच्ची ले गया। तब बाबू अपने गठजोड़े को खोलते हैं, जो दुल्हन के साथ बंधा होता है उसको खोलते हैं और अमरकोट वालों से कहते हैं कि मैं देवल को वचन दे के आया था कि मैं किसी भी सूरत में तेरी गाय बचाने के लिए आऊँगा। ब्याह शादी होते रहेंगे, अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं वापस आऊँगा, वरना फिर स्वर्ग में मिलेंगे। उसके बाद बाबूजी वहाँ से जाते हैं और एक देचू नाम के गांव में जो जोधपुर में पड़ता है वहाँ जिंदराव खिच्ची के साथ लड़ते हैं और गायों को तो बचा लेते हैं, लेकिन उस युद्ध में वो घायल होकर मर जाते हैं। इसलिए
ऐसे व्यक्ति जो अपनी वचनबद्धता पर बने रहे, उसको हमने लोक देवता के रूप में पूजना शुरू कर दिया। इसलिए बाबूजी आज एक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं।